नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इंडिया का फेडरेशन कैसा है। अबाउट द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे हम डिफरेंट हैं एक ट्रेडिशनल फेडरेशन से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरेशन एक ट्रेडिशनल एक बेंचमार्क माना जाता है। तो बिना किसी समय को नष्ट किए हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। 5 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं एक फेडरेशन के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के लिए। सबसे पहला होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो कि यूनियन लेवल पर काम कर रही हो और एक गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पर काम कर रही हो, और दोनों के ज्यूरिसडिक्शंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए फ्रॉम ईच अदर। और वो उसी से फॉर्म होता है सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ फेडरेशन, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होने चाहिए, उनको एक इंडिपेंडेंट कार्य क्षेत्र मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और यूनियन गवर्नमेंट्स को भी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि रिजिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ पास करके आपने उसको अमेंड कर दिया। अगर अमेंड करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को तो स्टेट्स और यूनियन दोनों को साथ आके अमेंड करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन। Written constitution is the basis of federation. Constitution must be rigid, constitution must be written, and these are the basis of the federal structure. And the last one is the judiciary, which is independent, which is strong, which is the final interpreter of the constitution, which acts as a dispute solving mechanism between the center and the state, and the final interpreter of the provisions of the constitution. ना इन इंडिया डिस्कस करेंगे कि इंडिया इन सब में 5 कंडीशंस में से किस किस पर खरा उतरता है। पहला देखते हैं हम क्या इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है। हाँ बिल्कुल है, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है। हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स है, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शंस है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गॉट समवॉट डिमिनिश्ड। जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है वो भी अगर सेंटर चाहे तो अपने हाथ में ले सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट दैट इज डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। अब आप देखते हैं जो यूनियन लिस्ट है हमारे पास, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं जिस पर लॉ मेकिंग अथॉरिटी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यूनियन गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट्स है वो इन्फीरियर है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो दोनों लॉ बना सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन अगर कोई क्लैश हुआ स्टेट गवर्नमेंट के लॉ में और यूनियन गवर्नमेंट के लॉ पे जो कि कंकरेंट लिस्ट पर बना है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ है वही प्रिवेल करेगा। और आखिरी चीज़ रेसिड्यूरी पावर की बात जब हम करते हैं तो रेसिड्यूरी पावर्स किसके हाथ में होते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि स्लाइड टिल्ट है हमारा किसकी तरफ, यूनिटरी सिस्टम की तरफ। तीसरी बात जब हम करते हैं तो जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन। इन इंडियन केस द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड देयर इज नो डाउट इन दैट वी हैव अ गुड and well structured constitution in which the division of power of each organ and each state government and the union government are separately mentioned without any doubt. And the fourth important point is that the constitution must be rigid. Our constitution is rigid as well as flexible, like simple amendments like changing the name of the states. So you don't require to ask to state that I have to change the name of the state, so can I do that, this and that, changing the territorial boundaries of the state. States means constitution means simple majority से ये सब काम हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं जिसमें फेडरल सेटअप को हानि पहुंच सकती है, जैसे डिवीजन ऑफ पावर को कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसी चीज़ों में जब अमेंडमेंट करना होता है तो हमको 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी। 50% स्टेट से भी पूछना पड़ता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिजिड एलिमेंट भी है कि हम आसानी से अमेंड नहीं कर सकते हर एक प्रोविजन को। एंड द
final one is the independent judiciary. The Supreme Court in India is the independent judiciary. It's the final interpreter of the constitution, and it is the dispute solving mechanism that solves the dispute between center and the states. But now we have to see, we have seen some unitary biases. Now how India is different from traditional federal setup, that is of United States of America. So some simple things like, in India, only one constitution is there, that is union government, that is for union government as well as for the state governments. For the entire nation we have a single constitution, but in United States of America, the constitution separately for state governments and separately for federal government. Okay. Second important, they have the separate, एक federal Supreme Court होता है और Supreme Courts of the each state, and they are not integrated like the Indian. They are not hierarchically organized like in Indian structure. Third, they have dual citizenship. There is citizenship of the state and citizenship of the United States of America as a nation as a whole. But in India, we support only single citizenship. 2019 तक जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन मायने नहीं रखता. तो ये सब चीजें हैं जो डिफरेंट हैं हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरेशन सेटअप से. जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर में भी देखा, 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो पार्लियामेंट को ये अधिकार देती हैं कि आप स्टेट सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकते हैं. जो लिस्ट 2 के एलिमेंट्स उस पर भी लॉ बना सकते हैं. आर्टिकल 249, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद वो राज्यसभा पार्लियामेंट को अधिकार देती है कि आप एक लॉ बनाइए स्टेट लिस्ट पर. आर्टिकल 250, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी द यूनियन गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट. आर्टिकल 252, इफ 2 और द मोर स्टेट्स, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स अगर एक रेजोल्यूशन पास करवा देती हैं कि पार्लियामेंट प्लीज़ हमारे लिए एक लॉ बना दो, तो वो लॉ बना देगा पार्लियामेंट. लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो लॉ फिर आप रिपील नहीं कर सकते. जब तक पार्लियामेंट का मन नहीं होगा वो लॉ रिपील नहीं होगा, वो लॉ एज इट इज चलेगा. ओके. आर्टिकल 253, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी को मान्य कराना हो तो पार्लियामेंट कैन पास एनी लॉ, बट स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट हो या ना हो, दैट डजंट मैटर. द पार्लियामेंट हैज responsibility, parliament has authority to make such laws to implement the international treaties. Okay. 155 article, the appointment of governor. Governor means it is the most controversial thing. The governor is the agent of central government over the state government, and it is a dent to the federal structure, we can say that. It is a responsibility, it is a responsible authority, but somewhat it hinders the federal setup of the country. 356, the most misused article of the Constitution of India. किसी भी स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं आप, उसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दीजिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है यूनियन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. Under Article 365, if the central government has issued means administrative guidance to state government and state government is unable to fulfill that in such scenario, by using Article 365, the central government or the union government is empowered to apply president rule in the state. That is an important. 248. Article 258, that residuary list lies with the union government. These all are some unitary biases. We have shown that. So that is why K.C. Beery have said that India is a quasi-federal, a beautiful mixture of both. But quasi means little. So little federal, we can say that. K.C. Beery is trying to say. B.R. Ambedkar was strict on that. He said that India is a strong federal country. India's setup is strongly federal. हमारा सेटअप फेडरल है. अम्बेडकर ने खुलकर कहा ये बात. सुप्रीम कोर्ट इन 1994 एसआर बोम्मई केस में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज इट. Ambedkar has said that, K.C. Beery has said that, Supreme Court has accepted that India is a federation, and the most appropriate is that India is a federation with some unitary biases. So that India is a federation with some unitary biases. So that is all from my part. You can take notes from all these things I have told you. You can note the articles that are very, very important for you.
और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जनरल अवेयरनेस देन शेयर द वीडियो, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। मैं रेगुलरली ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन, एज ए इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज द बून। ओके, टू प्रिजर्व दैट डेमोक्रेटिक सेटअप द सिटीजन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या हो रहा है, क्या एक्चुअली है। अब आप जब भी देखेंगे 356 हाँ प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये फेडरल सेटअप का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फेडरल सेटअप को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है ये। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू वेरी मच।